तो आज नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले हमारा जो कल का टॉपिक था जिसमें हमने एक्सपोर्ट ऑफ डेटा टू वेरियस फॉर्मेट्स, पीडीएफ, जेपीजी, एक्सेल, ASCII, HTML, XML, ये सब हमने कल प्रैक्टिकली करना सीखा और उनको डायरेक्टली शेयर करना अपने कस्टमर्स के साथ, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ, इवन बैंक के साथ, हम कैसे उस डेटा को अपने किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, चाहे वो मेल से हो चाहे व्हाट्सएप से हो। ये कल हमने सीखा। आई होप टॉपिक क्लियर है। आज हमारा नया टॉपिक है क्रिएटिंग टूर प्लान्स एंड मैनेजिंग आउटस्टैंडिंग टूर प्लान वाइज। टूर प्लान बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की रिक्वायरमेंट होता है। मैन्युफैक्चरिंग में भी और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में ये टूर प्लान्स बनाए जाते हैं। मे बी आपके बिजनेस के साथ ये चीज रिलेट ना करे, बट अगर आप इसको टूर प्लान के नजरिए से नहीं देखना चाहते तो भी ये पॉइंट आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि रीजन वाइज तो हमारे आउटस्टैंडिंग्स अलग अलग एरिया में अलग अलग एग्जीक्यूटिव के द्वारा हैंडल किए जाते हैं। तो आप इसको अपने एग्जीक्यूटिव्स के हिसाब से भी अपने डेटर्स में मैनेज कर सकते हैं। ये काफी बेनिफिशियल फील होगा आपको। फोकस कीजिएगा। पहले हम इसका एक बार कंटेक्स्ट सेट करते हैं कि इसमें हम कवर क्या क्या करने वाले हैं। नीड ऑफ टूर प्लान। टूर प्लान की या बीट प्लान की आवश्यकता क्या होती है, क्यों ये जरूरी है हमारे बिजनेस के लिए, ताकि हमारा जो फील्ड स्टाफ हमने मार्केट में रखा हुआ है अलग अलग डीलर्स को, वेंडर्स को हैंडल करने के लिए, तो उनके एरियाज के अंदर ओवरलैपिंग ना हो। ओवरलैपिंग मींस किसी एक काउंटर पे हमारा एक एग्जीक्यूटिव जा रहा है, तो अगर दूसरा एग्जीक्यूटिव भी उसी सेम काउंटर के ऊपर जाएगा तो उससे हमारे उस एग्जीक्यूटिव को रखने का बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि दोनों में से कोई भी ऑर्डर लाए, ऑर्डर तो एक ही बंदे को मिलेगा ना, और कॉस्ट हमारी डबल लग गई, क्योंकि दो बंदे जा रहे हैं तो वो हमारा टाइम वेस्टेज हो रहा है, और जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी लेगा वो भी हमारे लिए वेस्टेज हो जाएगी। इसलिए उसके बीच में ओवरलैपिंग की समस्या खड़ी हो जाती है और इससे मिसकम्युनिकेशन भी हो जाता है कई बार। वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ फील्ड स्टाफ, पैसा भी वेस्ट, टाइम भी वेस्ट, और उसने जो मेहनत की वो भी वेस्ट। Ensuring timely on-door delivery of goods। हम बीट प्लान क्यों बनाते हैं, ताकि हम सही समय पे अपने डीलर्स के पास माल की डिलीवरी करा सकें। जिस तरीके से कोई एक पोस्ट ऑफिस एक डाक को भेजता है तो पहले उसकी सॉर्टिंग होती है, रीजन वाइज सॉर्टिंग होती है, और फिर वो चिट्ठियां उसको हैंडओवर करती जाती हैं ताकि वो प्रॉपर तरीके से उस एरिया में डिलीवर की जा सके। ऐसे ही माल की डिलीवरी के लिए भी हम ऐसा करते हैं कि उस एक एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी लगा दी, उसको ट्रैक करना, उस माल को डिलीवर कराने तक की जिम्मेदारी उसको दे दी जाती है। टाइमली कलेक्शन। कलेक्शन के लिए भी अगर एक ही बंदे को 50 डीलर 100 डीलर की जिम्मेदारी है तो वो शायद नहीं कर पाए। अगर उसके पास एक डिफाइंड रूट है कि तुम्हें सिर्फ ये रूट या इतने डीलर से संभालने हैं, तो वो उसको मेंटेन कर सकता है। जो लोग डिस्ट्रीब्यूशन या मैन्युफैक्चरिंग से हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे अपने आप को इन सब चीजों के साथ। अदरवाइज इसका मैं आपको प्रैक्टिकली जब करेंगे तो मैं आपको और एग्जांपल के साथ भी समझाने की कोशिश करूंगा। लिमिटिंग काउंटर्स फॉर अ फील्ड स्टाफ। फील्ड प्लान बनाएंगे तो आप अपने जो फील्ड के स्टाफ है उसके लिए उनके काउंटर्स की एक सीमित संख्या उनको दे सकते हैं, ताकि वो बेटर तरीके से वो टाइम स्पेंड भी कर सके, उनकी प्रॉब्लम्स भी सुन सके और उनसे रिलेशन भी बिल्ड कर सके। अगर उस बंदे के पास बहुत बड़ी लिस्ट है तो वो रिलेशन बिल्डिंग और आफ्टर सेल सर्विसेज वगैरह नहीं दे पाएगा। उसके लिए उसको लिमिट करने में भी बीट प्लान हेल्पफुल साबित रहता है। बेटर रिलेशन बिटवीन फील्ड स्टाफ एंड रिटेलर। जितना टाइम हमारा फील्ड स्टाफ उसके साथ स्पेंड करेगा वो डेफिनेटली एक अच्छी ट्यूनिंग हो जाती है दोनों के बीच में, जो नए ऑर्डर लेने में और पेमेंट कलेक्शन के टाइम पे काम में आती है।
कीपिंग ट्रैक ओवर द ऑर्डर्स एंड कलेक्शंस ऑफ अ फीड स्टाफ। अब टूर प्लान के थ्रू उसने कितनी कलेक्शन की है या कितने ऑर्डर्स लिए हैं वो भी हम उसका ट्रैक कर पाए। तो ये तो थी नीड। अब उसको टूर प्लान को बनाया कैसे जाता है। टूर प्लान्स अक्सर हम एरिया के हिसाब से बांट देते हैं, लोकेशन के हिसाब से, सिटी वाइज भी हो सकता है, और एक सिटी के अंदर ही अगर आपके मल्टीपल डीलर्स हैं तो हम उसको एरिया वाइज भी बांट देते हैं। मॉडल टाउन बीट हो गई, और हमारी दूसरी बीट हो गई कैंट वाली बीट हो गई, तीसरी बीट हो गई राजगुरु मार्केट एंड नियर बाय एरिया की बीट हो गई। अगर हमारे रिटेल काउंटर्स ज्यादा होते हैं तो हम इस तरीके से भी बीट्स बना लेते हैं। अदरवाइज कई लोगों का काम क्या है, वो तो ऑल इंडिया काम करते हैं। ऑल इंडिया में उन्होंने बना दिया नॉर्थ इंडिया डेटर्स, साउथ इंडिया डेटर्स, ठीक है ना। तो वो रीजन के हिसाब से है कि आप कितने बड़े एरिया में काम कर रहे हैं, उस हिसाब से आपके बीट्स प्लान बनाए जा सकते हैं। प्रोडक्ट की कैटेगरी के हिसाब से, अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो, आपके यहाँ से दवाइयां भी बिक रही हैं और आपके यहाँ से कोई फूड सप्लीमेंट्स भी बिक रहे हैं, तो आप चाहते हो कि जो फूड सप्लीमेंट का डीलर है उसको अलग बंदा हैंडल करे, और जो मैं दवाइयां बेच रहा हूँ उसको अलग बंदा हैंडल करे। और दवाइयों के अंदर भी आप सेगमेंट्स बना सकते हो अलग अलग टाइप की। तो उस तरीके से भी आपके स्टाफ के बीट प्लान्स बनाए जा सकते हैं। स्टाफ के नाम के हिसाब से ये वो तरीका है। जो लोग कह रहे हैं कि यार मुझे तो बीट प्लान होता ही नहीं है मेरे बिजनेस में, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि आपके देखो एग्जीक्यूटिव तो होते ही है बिजनेस में। जितना बड़ा बिजनेस है, ऑर्डर लेने के लिए अलग अलग बंदे होंगे और पेमेंट कलेक्शन करने के लिए अलग अलग बंदे होंगे। तो उस एक बंदे के साथ आपने कितने डीलर जोड़ रखे हैं, उसके हिसाब से भी आप ग्रुपिंग कर सकते हो। मतलब एरिया के हिसाब से की जा सकती है, प्रोडक्ट के हिसाब से की जा सकती है, और इवन आपका जो फील्ड स्टाफ है उसके नाम के हिसाब से भी वो ग्रुपिंग की जा सकती है। तो अब हम इसको प्रैक्टिकली टैली में देखेंगे कि कैसे हम इन चीजों को मैनेज करते हैं। लेट अस मूव ऑन टू टैली नाउ। अब टैली में जब हमने स्टार्टिंग में अपना लेजर क्रिएट किया था, ये कस्टमर रेगुलर, ये हमने क्रिएट कर दिया था सन्ड्री डेटर्स के अंतर्गत। ऐसे ही हमने गुप्ता कार एक्सेसरीज, ये भी सन्ड्री डेटर्स में बनाया। अब इस चीज को समझने के लिए हम एक बार चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे नजर डालते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में हम जब लेजर्स पे जा रहे हैं तो हमें बता रहा है कि आपने अपने लेजर्स जो है वो इस तरीके से मेंटेन किए हुए। ये सारे के सारे आपके सन्ड्री डेटर्स के अंतर्गत आते हैं। अब ये लिस्ट तो है 8-10 लोगों की, मैनेजेबल है, बट प्रैक्टिकली बिजनेस के अंदर देखा जाए तो ये आंकड़ा सैकड़ों में और कई बार हजारों में भी पहुंच जाता है। तो अब उन हजारों लोगों को मैनेज करने के लिए हम बड़ी मतलब जंबल से हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि इन चीजों को कैसे मैनेज किया जाए। तो मैं इसको सबसे पहले लोकेशन वाइज आपको करके दिखा रहा हूँ। आपको अपनी लोकेशंस के हिसाब से ग्रुप्स बनाने हैं। क्रिएट, क्या क्रिएट करेंगे हम, ग्रुप्स क्रिएट करेंगे। ये ग्रुप क्रिएशन के लिए हमने कहा हिसार डेटर्स, इसको बना दिया हमने सन्ड्री डेटर्स के अंतर्गत, ठीक है। ये हमने यहाँ पे सेव कर दिया। सिरसा डेटर्स सन्ड्री डेटर्स के अंतर्गत, हास्य डेटर्स,
पटियाला डेटर्स, मानसा डेटर्स। अब एक और बना लीजिए, हरियाणा डेटर्स। एक और बना लीजिए, पंजाब डेटर्स। अब ये जब हमने कर लिया, फिर हम जाके चार्ट ऑफ अकाउंट देखते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट में लेजर्स आ गया। ये देखो, हमने इतने सारे ग्रुप्स तो बना लिए, बट अभी भी जो हमारे लेजर्स हैं वो सारे के सारे सन्डी डेटर्स में जा रहे हैं। तो इसको हम बाइफरकेट करते हैं एक बार। ये बंसल एग्रीकल्चर हमारा मान लेते हैं कि हम ये हिसार डेटर्स का हिस्सा है, और ये कस्टमर रेगुलर हरियाणा ये हमारा हांसी डेटर्स में डाल देते हैं। गुप्ता कार एक्सेसरीज को हम सिरसा डेटर्स में डाल देते हैं। मैं एक ही ले रहा हूँ, बाकी कैसे भी हो सकता है। ये इंटरनेशनल कस्टमर है, ये हरियाणा शुगर, हरियाणा को हमने ये मानसा में ले लिया, मानसा डेटर्स है। पंजाब में ट्रांसफर कर दिया। कन्हैया ट्रेडर्स को भी हमने पटियाला डेटर्स में डाल दिया। न्यूट्रीले हेल्थ केयर, इसको हमने हिसार डेटर्स में ले लिया। इसको हांसी में ले लेते हैं। दिल्ली डेटर्स नाम से हमने एक नया ग्रुप बना लिया, उसमें डाल दिया इसको। संयम कंसल्टेंट्स भी हमारा हिसार का ही डेटर है, और ये बालाजी एंटरप्राइजेज जो है ये देखिए, इस तरीके से हांसी में मेरे पास 3 डीलर हो गए, दिल्ली में 1 डीलर हो गया। मैं इसको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने के लिए इसके नाम के साथ लिख देता हूँ, ताकि हमें एंट्री करते समय दिक्कत ना आए। बंसल एग्रीकल्चर जो है ये हिसार डेटर्स का हिस्सा है। न्यूट्रीले भी हमारा हिसार का हिस्सा है, और संयम कंसल्टेंट्स भी हमारा हिसार डेटर्स का हिस्सा। हरियाणा शुगर हमने मानसा शिफ्ट कर दिया, कन्हैया जी को हमने पटियाला शिफ्ट कर दिया, गुप्ता कार एक्सेसरीज को हमने सिरसा के तहत डाल दिया। ठीक है। अब ये हरियाणा इंटरनेशनल जो है ये हमारे आउट ऑफ इंडिया डेटर्स, ये लीजिए। ये हमने इस तरीके से अपनी डेटर्स की ग्रुपिंग कर ली। अब हमें एक ग्रुपिंग और करनी है। ये जो हिसार डेटर ग्रुप बना था, पहले सन्डी डेटर में बना था, अब मैं इसको हरियाणा डेटर्स में डाल देता हूँ। हांसी डेटर्स को भी मैं हरियाणा में डाल देता हूँ, और मानसा डेटर्स को मैं पंजाब डेटर्स में डाल देता हूँ। ठीक है। अब देखो, अब स्ट्रक्चर कैसी बन रही है। दिल्ली डेटर्स अलग, हरियाणा डेटर्स, हरियाणा में हांसी हिसार आ गया। अभी सिरसा डेटर्स को भी हम हरियाणा में ले जाते हैं। ये देखिए, अब पटियाला डेटर्स भी हमारा पंजाब का हिस्सा है, ये पंजाब में आ गया। तो अभी हमारी स्ट्रक्चर रेडी है। राइट। अब हरियाणा डेटर्स को भी हमने कर लिया इंडियन डेटर्स। बना लो आप यहाँ पे नया बना लो ग्रुप।
इंडियन डेटर्स में ये सन्डे डेटर का हिस्सा है, इंडियन डेटर्स जो है। अब हरियाणा डेटर इंडियन डेटर में आ गया और पंजाब डेटर्स को भी इंडियन डेटर्स में ले लेते हैं। ये लो, ये हमारी पूरी स्ट्रक्चर खड़ी हो गई। सन्डे डेटर, उसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ये इंडिया में आ गया। पंजाब में मानसा और पटियाला आ गया और हरियाणा में हांसी, हिसार और सिरसा डेटर्स आ गए। सब में ग्रुपिंग हो गई और ये आउट ऑफ इंडिया डेटर्स हो गए। इस टाइप की ग्रुपिंग्स हमने क्रिएट करनी है। अब इन ग्रुपिंग्स के दम पे हमारी जो सेल्स ऑलरेडी हो रखी है उसको एक बार देखते हैं। बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में सन्डे डेटर से 9,32,000 रुपए लेने हैं हमने, इसमें एंटर करो। इंडियन डेटर से हमने 10,41,293 रुपए लेने हैं। आउट ऑफ इंडिया से मेरे पास 39,200 रुपए आने बाकी है। अब इसको मैं डिटेल्ड करके देखता हूं। अब इस 10 लाख में से भी दिल्ली से कितने पैसे आने हैं? 23,368 रुपए। देखो, ट्रांजैक्शंस तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रखी थी, मैंने अभी सिर्फ ग्रुपिंग्स चेंज किए हैं। उन ग्रुपिंग चेंज करने से भी क्या फर्क पड़ा? हमारा मैनेजमेंट इजी हो गया। अब देखिए, इसकी बजाय जैसा अभी दिखाई दे रहा है, अगर हमने ग्रुप्स नहीं बनाए होते तो ये लिस्ट इस प्रकार दिखने वाली थी। इसमें से आप कैसे किसी की जिम्मेदारी तय करेंगे अपने स्टाफ की? नहीं कर सकते। किसको कौन कौन सा दिया हुआ है उसका फिर मैनुअल रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। इसकी बजाय अगर मैं इसको ग्रुप वाइज में सेट कर दिया है तो मैं ग्रुप वाइज जिम्मेदारी लगा सकता हूँ। ये देखिए, हरियाणा डेटर्स, इसमें मैं 3 अलग अलग ग्रुप्स बना के बैठा हूँ। पंजाब में अलग अलग ग्रुप्स बना के बैठा हूँ। मैं इस हर एक अलग ग्रुप के लिए एक अलग एग्जीक्यूटिव अपॉइंट कर सकता हूँ और चाहे तो उस एक एग्जीक्यूटिव को मल्टीपल टेरिटरीज भी दे सकता हूँ। हो सकता है कि पंजाब के लिए मेरा एक ही डेटर हो, एक ही मतलब मेरा स्टाफ हो, सॉरी, एक ही स्टाफ पूरे पंजाब को हैंडल कर रहा हो मेरा, बट उसको भी डिटेल बाइफर्केशन वाइज दे दी मैंने कि मानसा में किन किन लोगों से पैसे लेने हैं, पटियाला में किन किन लोगों से पैसे लेने हैं। ये बात सिर्फ पैसे लेने की हो रही है, अभी तो डेटर्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। और इसी के हिसाब से अगर हम ये आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स देखें, ये तो अभी क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, इनकी बिल वाइज डिटेल चाहिए, तो वो मैं कैसे मैनेज करूंगा? डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल, ये देखिएगा यहाँ जो रिसीवेबल आ रहे हैं इसके अंदर लेजर बिल वाइज, एक पार्टी के लेजर जितने भी लेजर वाइज जितने भी बिल्स बाकी हैं उसकी लिस्ट दे रहा है हमारे को। ये आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स हम पहले चेक कर चुके हैं, पेजिंग मेथड्स भी देख चुके हैं, पेजिंग बाय ड्यू डेट। ये लीजिए, ये देखो, ये पैसा 7 दिन से कम है, ये वाला पैसा 30 दिन से ज्यादा पुराना है, तो सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसको देनी पड़ेगी? ये हमारे आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है जो हम पहले से देखते आए हैं। अब इसी के अंदर मैं किसी एग्जीक्यूटिव वाइज डिटेल देना चाहता हूं, तो यहाँ देखिए मेरे पास ऑप्शन है ग्रुप। अब ग्रुप में बताएं कौन से ग्रुप के चाहिए आपको डिटेल्स? कहते यार मुझे हरियाणा डेटर्स दिखा दो, हरियाणा के जितने डेटर्स हैं सिर्फ उनकी रिपोर्ट दिख जाए मुझे, ताकि मेरा एग्जीक्यूटिव इसका प्रिंट आउट लेके हरियाणा वाले डेटर से बात कर सके। देखो इसमें हिसार, हांसी, सिरसा, ये सारी पार्टीज आ गई। अगर इसकी बजाय मुझे सिर्फ और सिर्फ हांसी डेटर्स की जरूरत होती तो मैं हांसी डेटर्स पे क्लिक करता और हांसी वाले एग्जीक्यूटिव को ये रिपोर्ट निकाल के दे देता, ये बेटा अपने इन लोगों से बात करो, उनके ये वाले बिल इतने दिनों से पेंडिंग पड़े हैं। ये जो टूर प्लान हमने बनाया, जो बीट प्लान हमने बनाया, ये अपनी आउटस्टैंडिंग्स को या अपने मार्केट स्टडी को
इजी बनाने के लिए हमने बाइफरकेट कर दिया अपने डेटा को। समझ में आ रही है? यस सर। जिस एंगल से हम डेटा को आज देख रहे हैं, ये आपके बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है? सर, हमने ये यस सर, एग्जीक्यूटिव वाइज है सर। किया हुआ है। कन्हैया जी आपके लिए? हाँ बिल्कुल सर, मैं तो पहले यूज कर रहा हूँ सिर्फ ऐसे ही रिपोर्ट को जी। बहुत बढ़िया। अलग अलग बना रखे हमने एरिया वाइज जी। सौरभ जी? सर हम तो पहले भी यूज कर रहे हैं इसको, एग्जीक्यूटिव वाइज यूज कर रहे हैं जी। एग्जीक्यूटिव वाइज कर रहे हैं? हमने ये ऐसे ही किया हुआ है, ये हरियाणा के अलग बनाए हुए हैं, पंजाब के अलग बनाए हुए हैं, यूपी के अलग बनाए हुए हैं, और उसमें जो नीचे एग्जीक्यूटिव है उनके अंडर जो पार्टीज है उनको अलग से मतलब किया हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छे। हरियाणा शुगर? नहीं सर, हम भी यूज कर रहे हैं, ग्रुप बनाए हुए हैं, बस हमारे कोई सेल मैनेजर तो होते नहीं, वैसे ग्रुप बनाए हुए हैं हमने अलग अलग। ठीक है, ताकि सिटी वाइज या लोकेशन वाइज हमें ये पता लग सके कि हमारी आउटस्टैंडिंग्स क्या चल रही है। ठीक है, और न्यूट्रीले? भैया हमने जैसे नाम के हिसाब से, मतलब स्टेट के हिसाब से नहीं है, हमने जैसे जिसके अंदर है जो बेचता है आगे माल, उसके हिसाब से बना रखे हैं, सेल्स के हिसाब से। ओके, प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से बना रखे हैं? हाँ नहीं सर, जैसे मतलब एक बंदा है जो 5 पार्टी है उसकी, ऐसे बना रखी है सेल्स जो होता है सेल्स टीम के हिसाब से। अच्छा, सेल्समैन के हिसाब से आपने हाँ, ग्रुपिंग बना सेल्समैन रखी के हिसाब से बना रखे हैं, क्योंकि उसे सेल्समैन से इतने पैसे लेने हैं, हम सेल्समैन से मांगते हैं पैसे, वो देते हैं, उसका कमीशन होता है ना बीच में। वेरी गुड। तो ये जो रिपोर्ट्स अभी हम स्टडी करनी अभी हमने शुरू की है, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको आउटस्टैंडिंग का पार्ट देखा, ठीक है? ये अभी हमने देखा आउटस्टैंडिंग पार्ट कि कितना पैसा कहां पर रुका है और हमारा कौन सा एग्जीक्यूटिव उस पैसे की कलेक्शन के लिए जाएगा। ओके, अभी हम इन्हीं चीजों के इन्वेंट्री एंगल्स भी देखेंगे और अदर रिपोर्ट्स को भी हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अब ये देखिए, अगर यहीं पे ही एग्जीक्यूटिव है हमारे पास, यहाँ पे हम ये ग्रुप वाइज यहीं से ले सकते थे, बाहर से ही। पहले हम टोटल रिसीवेबल में चले गए थे, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आउटस्टैंडिंग, टोटल रिसीवेबल में सारे पैसे जो हमने लेने हैं वो दिखाई देते हैं। अगर हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में देखना चाहते हैं तो यहीं से देख सकते हैं। यार मुझे इंडियन डेटर सारे दिखाओ, इंडियन डेटर के बाद लेजर वाइज दिखाओ। पहले इंडियन डेटर कर दिया, फिर उसका लेजर वाइज कर दिया, फिर उसका लेजर बिल वाइज कर दिया, फिर उसका एजिंग भी ऑन कर लिया, ठीक है? ये मल्टी टायर आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है, आप किस लेवल तक उसको देखना चाहते हैं, चॉइस आपकी। ये मैंने सिर्फ अभी आउटस्टैंडिंग के ऊपर बात की। अब इसी तरीके से हमारे पास इन्वेंट्री बुक्स के अंदर आप जो सेल ऑर्डर बुक देख रहे थे, सेल ऑर्डर बुक में तो सारे ऑर्डर्स दिखाई देते हैं, ठीक है? इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, इसके अंदर भी हमारे पास स्टॉक ग्रुप भी है और ग्रुप भी है। हम अगर ये देखना चाहें कि किस रीजन के कितने ऑर्डर पेंडिंग पड़े हैं हमारे पास, ये लीजिए, दिल्ली डेटर्स का कोई ऑर्डर पेंडिंग नहीं है इस समय हमारे पास। 80 डेटर्स का एक ऑर्डर पेंडिंग पड़ा है, ये वाला माल हमें 80 भेजना बाकी है। अगर हमें रीजन वाइज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग पता लगता है तो हम जब अपनी गाड़ी प्लान करते हैं, यार आज एक हांसी गाड़ी जानी चाहिए, कितना ऑर्डर बकाया है, कितने टन माल है, कौन सी गाड़ी मंगानी चाहिए, क्या टाटा एस में काम चल जाएगा या मुझे पिकअप मंगाना है, टाटा 407 चाहिए या ट्रक चाहिए। तो ये सब प्लानिंग में भी आपको ऑर्डर आउटस्टैंडिंग को देख के आइडिया हो जाएगा। ये वाला एंगल हेल्प करेगा हमें। हाँ जी सर, दोबारा बताना सर एक बार सर। हम ऑर्डर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में आ गए। सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग हमने पहले सीखा है जब हम ऑर्डर बना रहे थे। सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट को खोलिए, कहां से खोलना है वो मैं बता दूं। डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग। अब सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग कैसे, रीजन वाइज,
ये मैंने कहा मुझे हरियाणा डेटर्स के ऑर्डर बताओ, ये हरियाणा डेटर्स के ऑर्डर आ गए। और अगर हरियाणा डेटर की बजाय मैं सिर्फ हांसी डेटर्स देखना चाह रहा हूँ तो हांसी डेटर्स के ऑर्डर बाकी आ गए मेरे पास। अब हांसी में ये तो चलो एक पार्टी है, अगर मेरे पास 10 पार्टी होती और बहुत सारे ऑर्डर बाकी होते तो मैं उसकी गाड़ी की प्लानिंग कर सकता था ना, कि कौन सी वाली गाड़ी मंगाऊं, कितना बड़ा ऑर्डर बाकी है, किस गाड़ी में माल डिलीवर करना है। समझ रहे हैं आप? हाँ यस सर। ये एंगल हमें गाड़ी की प्लानिंग में हेल्प कर सकता है। ये उस टूर के लिए आज गाड़ी निकल रही है, उस गाड़ी में क्या क्या माल होना चाहिए, ये ऑर्डर तो हमारे पास ऑलरेडी आए हुए हैं। समझ रहे हो? हाँ जी सर। ये आ गया आए हुए रिसीव्ड ऑर्डर्स के हिसाब से प्लानिंग। ठीक है, अब वापिस चलिए। अब इसी के अंदर हमारे पास एक रिपोर्ट होती है मूवमेंट एनालिसिस। मूवमेंट एनालिसिस कैसे? ग्रुप एनालिसिस। हाँ जी, हमारे दिल्ली की तरफ क्या क्या माल जाता है, ये आ गया जी। हमारे दिल्ली के लोगों को हमारे से क्या क्या माल खरीदना पसंद है, समझ गए आप? अब यहाँ पे मैं हांसी डेटर्स दिखा रहा हूँ आपको। हांसी के लोगों ने ये माल खरीदा है हमारे से पिछले कुछ समय में, 1 अप्रैल से 2 नवंबर तक। ठीक है, अब मैंने कहा यहाँ परचेजेस मत दिखाओ, सिर्फ सेल्स दिखाओ। ये हांसी डेटर्स की रिपोर्ट है। अब हांसी डेटर के साथ एक कॉलम और बना दो, उसमें से कौन सा कॉलम चाहिए मुझे? हांसी के साथ मैं कहा हिसार भी दिखाओ, ये हिसार में क्या क्या माल खप रहा है मेरा। एक कॉलम और बना दिया मैंने सिरसा डेटर्स का। ये देखो, अभी एक कंपैरेटिव आ गई मेरे सामने कि हांसी में मेरा क्या क्या माल बिका है इस रीजन में, हिसार में मेरा क्या क्या माल बिका है इस रीजन में, इस पीरियड ऑफ टाइम में, और सिरसा में मेरा क्या माल बिका है। तो आपने जो ग्रुपिंग्स बनाए वो बनाए आपने किस लिए थे? ताकि आप अपनी आउटस्टैंडिंग्स को बेटर तरीके से कंट्रोल कर सको। अभी जो एंगल मैं आपको देने वाला हूं, ये एंगल आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल साबित होने वाला है। आपकी ये वाली रिपोर्ट ने आपको क्या खबर दी, क्या आप बता सकते हैं कोई इससे क्या मतलब निकलेगा? जो रिपोर्ट अभी मैंने आपके लिए खोल दी स्क्रीन पे, आप में से कोई भी इस रिपोर्ट को देख के कोई एंगल बता पाएगा अभी क्या क्या मीनिंग निकल रहे हैं इस रिपोर्ट के? मार्केट वाइज हमें पता लग जाएगा भी कौन से एरिया में कितना माल, कौन सी आइटम बिक रही है। यस, किस एरिया में किस चीज की डिमांड रहती है। समझ रहे हो आप? किस एरिया में मेरे किस माल की डिमांड ज्यादा है। अगर मैं सौरव बंसल जी के हिसाब से बात करूं तो ये सीड इंडस्ट्री में है। सरसों का बीज पूरे भारत में एक जैसा नहीं बिकेगा, कपास सारे भारत में एक जैसी नहीं बिकेगी, उसकी अपनी अपनी ज्योग्राफिकल कंडीशंस होती हैं। बारिश का, पानी का, पेस्टिसाइड की अवेलेबिलिटी के हिसाब से डिसाइड होता है कि किस रीजन में कौन सी क्रॉप उगाई जाए। आप अपने पिछले कुछ सालों के डाटा को उठा के एनालिसिस कर सकते हो कि मेरा कौन से वाला माल किस एरिया में ज्यादा बिकता है। तो आपको अपने एग्जीक्यूटिव को उसी हिसाब के टारगेट्स देने हैं कि बेटा देख, इतना माल तो ऑलरेडी बिक रहा है उस एरिया में और इतने साल की रिपोर्ट देख। उसके हिसाब से आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग भी कर सकते हो। फ्यूचर प्लानिंग हमेशा हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर होती है, जो आप पीछे अचीव कर चुके उसके हिसाब से फ्यूचर की प्लानिंग की जाती है। सही कह रहा हूं? यस सर। ये वाला एंगल शायद हरीश जी को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हरीश जी के पास एक ही प्रोडक्ट है, वो शुगर बेचते हैं। बट मैं हरीश जी के लिए भी एक नया एंगल दूंगा इस चीज को देखने का। समझ में आई सर? हाँ जी सर। कौन सा प्रोडक्ट किस एरिया में कितना मूव कर रहा है, ये हमारी जो गाड़ियां जाती हैं उस एरिया में
उस गाड़ी में कौन सा माल लोड करके भेजूं। अब देखो सिरसा में अगर मेरे सिर्फ जूते बिकते हैं तो मैं सोनी के स्टीरियो भेज के क्या करूंगा उस गाड़ी में, कोई फायदा नहीं है उस गाड़ी में स्टीरियो लोड करने का। और कम से कम इतनी जरूरत तो नहीं है कि भाई फुल गाड़ी में 50% स्टीरियो भर के ले जाओ। हिसार के अंदर हमारा ये रेड किल नहीं बिकता, ये रेड किल हमारा बिक रहा है हांसी में। तो हिसार में रेड किल वाला माल लेके गाड़ी में ले जाने की जरूरत नहीं है, मुझे उस टाइप की अननेसेसरी लोडिंग करने की जरूरत नहीं है। जो जरूरत वाली चीजें हैं वो बेची जाए। अब देखो ये माल हिसार में बिक रहा है केवल 10 पीस और हांसी में बिक रहे हैं 3200 पीस। तो भाई साहब हांसी तो जब भी गाड़ी जाएगी उसमें मैक्सिमम माल यही भरा हुआ होगा, समझ रहे हो आप। जिस चीज की ज्यादा डिमांड निकल के आ रही है मैं वही माल तो भेजूंगा ना वहां पे, ताकि मेरा जो गाड़ी का चक्कर है वो वेस्ट ना जाए। उस गाड़ी में माल लोडेड हो और उनकी डिमांड मैं वहीं के वहीं पूरी कर सकूं। ये तो था मल्टीपल रीजन्स की कंपैरेटिव। अब मैं इसमें से कॉलम हटा रहा हूं, ये हिसार कॉलम सिलेक्ट किया, डिलीट कॉलम, सिरसा कॉलम सिलेक्ट किया, डिलीट कॉलम, राइट। अब हम सिर्फ हांसी डेटर्स पे खड़े हैं। अब इसकी एनालिसिस करेंगे हम, फर्दर एनालिसिस। अब फर्दर एनालिसिस कैसे होगी, देखिए आपके पास यहाँ पे ऑटो कॉलम अवेलेबल है। ऑटो कॉलम कई सारे आपसे चॉइसेस दे रहा है, आपको देखना है मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, कैसा आपकी प्लानिंग कितने लंबे समय की आप करते हो उस पर डिपेंड करता है। आप अपनी मंथली प्लानिंग देखना चाह रहे हो, ये देखिए मंथली प्लानिंग के अंदर सिर्फ हांसी की ही पार्टी की आपको टाइम पीरियड के हिसाब से सेल्स आ गई। इस रिपोर्ट का क्या मतलब समझे आप, कोई बताएगा मुझे। मंथली सेल्स आ गई जी। हाँ जी, इसका क्या फायदा है इस रिपोर्ट का। कौन सा प्रोडक्ट किस मंथ में ज्यादा बिक रहा है। यस अतुल जी, अतुल जी गायब हो गए क्या। नहीं सर, हूँ सर। आपने इस रिपोर्ट का मतलब समझा जो बंसल जी ने बताया। हाँ बिल्कुल सर, मंथली का पता लगे कौन सा महीने कौन सा प्रोडक्ट किस मंथ में ज्यादा मूव करता है। हाँ जी सर। तो ये चीज हमारे को इन्वेंट्री प्लानिंग में हेल्प कर सकती है। किस चीज का किस मंथ में कितना स्टॉक हमारे पास होना चाहिए। ठीक है सर, समझ पा रहे हैं। ये हमारा हिस्टोरिकल डाटा है जो पहले हो चुका, उसकी प्लानिंग है, उसकी एनालिसिस है कि किस मंथ में क्या मूव होता है हमारा। देखो आइटम 12%, अप्रैल में सिर्फ 10 पीस बिकी, मई में ऐसा क्या हो गया कि 3200 पीस बिक गए उसके। और जबकि इससे उलट देखें तो आइटम 1 5% वाली ये हमारी अप्रैल में बिकी थी 1650 पीस। मतलब किसी मंथ में कौन सा प्रोडक्ट मूव कर रहा है ज्यादा और किसी मंथ में कौन सा मूव कर रहा है। ये जो चीजें हैं ये हमारी उस प्लानिंग में हमारी हेल्प कर सकती हैं कि हम क्या चीज स्टॉक करें और क्या ना करें। ये पूरे साल की ये सारी एनालिसिस आ गई। ये बीच में देखो सेल ही नहीं है इन प्रोडक्ट्स की, अक्टूबर नवंबर में जाके हुई है सेल। ये जब हम बिलिंग काट रहे थे तब तो हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा था, मगर हम उन बिलिंग्स के हो जाने के बाद इस डाटा को एक्सेस कर रहे हैं, उस डाटा का क्या मीनिंग निकल रहा है। ठीक है सर। ये ग्रुप एनालिसिस, मूवमेंट एनालिसिस के अंदर हमारे को क्या क्या रिपोर्ट्स का फायदा मिला। डिस्प्ले, अकाउंट बुक्स में लेजर या ग्रुप समरी, हांसी डेटर्स। ये लो जी, सिर्फ हांसी के डेटर्स की लिस्ट आ गई, आपने अपने स्टाफ को देनी है
यहीं से दे सकते हो कि हाँसी में इसी दुकानदार से इतना पैसा लेना है, ठीक है। और अब कॉलमनर रिपोर्ट को जो आज हमने छेड़ा है तो इसका और भी एंगल हम देख लेते हैं। अब यहां पर ये हमने उसको अपने आउटस्टैंडिंग की लिस्ट दे दी। अब इसको भी अगर हम कॉलम्स की मदद से देखना चाहें, ये लो जी, इसको भी ऑटो कॉलम कर दो। ऑटो कॉलम इसको भी आप मंथली या क्वार्टरली कर दो। ये लीजिए, यहां देखिए, कस्टमर रेगुलर हाँसी ने 30 अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस था 2,35,000। अब देखो उसका बैलेंस लगातार बढ़ रहा है। इट मीन्स ये पार्टी हमारा पैसा दबा रही है। पहले हमारे केवल 2,36,000 थे इसके पास अप्रैल में, अब हमारे 4,15,000 रुपए हैं इसके पास। अब अगले महीने में 4,41,000 है इसके पास। ये आप सोच सकते हो कि किस टाइप की पार्टी है आपकी। समझ रहे हो आप? इस डाटा का मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा। कौन सी पार्टी हमारा कितना पैसा ब्लॉक करके बैठी है, ठीक है। अब यहां पर F12 में शो ट्रांजैक्शंस, ये लो जी। अब ये शो ट्रांजैक्शंस के अंदर कितना डेबिट कितना क्रेडिट हुआ था उस पूरे महीने में। भाई साहब 2,60,000 रुपए का तो टोटल डेबिट हुआ था और इसने पैसे दिए केवल 25,000 रुपए पूरे महीने में, और अगले महीने में 3,83,000 रुपए का माल ले गया, 2,03,000 रुपए दे गया, और उससे अगले महीने में 26,000 का माल ले गया, पैसा दिया ही नहीं। ये देखिए, ये अगले महीनों में ये डेबिट जा रही है, सिर्फ क्रेडिट नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा उस पार्टी का हमारे पास। ये आपका जो स्टाफ, जिस नाम से आपने ग्रुप बना रखा था, जैसे हाँसी डेटर्स आपने किसी को एलोकेट कर रखे हैं, तो उसको ये समझाया जा सकता है कि बेटा इस टोन में बात करनी है पार्टी के साथ, ठीक है ना। ये जो हमने टूर प्लान बनाए, ये टूर प्लान हमारी बेटर कंट्रोल के लिए बनाए जाते हैं। यहाँ अभी मैंने सिटी वाइज दिखाया है, हम सिटी की बजाय स्टाफ वाइज बना सकते हैं, जैसा न्यूट्रीले वालों ने बना रखा है। वो अपने स्टाफ की जिम्मेदारी डालते हैं कि बेटा इतनी आउटस्टैंडिंग है आपकी मार्केट से। अभी जैसे हम हाँसी की आउटस्टैंडिंग बता रहे थे आपको, हाँसी से टोटल 9,33,000 लेने हैं, तो न्यूट्रीले वाले कहते हैं कि हमने रमेश से 9,33,000 लेने हैं। दोनों बातों में फर्क पड़ गया। और इसका एक तीसरा एंगल भी हो सकता है कि हमने मार्केट से फूड सप्लीमेंट्स का इतना पैसा लेना है, ठीक है, और इस चीज का इतना पैसा लेना है। कई बार हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो उस हिसाब से होती है। कहते हैं हाँ कोई बात नहीं, इसमें मार्जिन अच्छा है, इसकी उधार बढ़िया है तो कोई बात नहीं, मगर दूसरी आइटम ऐसी है जो 1% पे धंधा करते हैं, उसकी उधार नहीं होनी चाहिए। वो उधार बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी पैसा सीसी पे लेके लगाया हुआ है। कंपनी सिर्फ टर्नओवर पे मार्जिन दे रही है हमारे को, 1% में हम सीसी का ब्याज भी नहीं निकाल पाएंगे। हमें रोटेशन फास्ट चाहिए उस पैसे की, उस चीज का पैसा हमारा मार्केट में रुकना नहीं चाहिए, ठीक है सर। यस सर। सभी के लिए बेनिफिशियल है ये वाला एंगल जो आज हमने देखा। यस सर। यस सर। थैंक यू सर। तो कल हम एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच होंगे और नई चीजें आपको सिखाएंगे। ये चीजें जो लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं प्लीज इम्प्लीमेंट कर लो, और जिन्होंने इम्प्लीमेंट कर रखा है उसके डिफरेंट एंगल्स जो आज आपको दिए गए हैं वो प्लीज एक बार उन सभी एंगल से अपनी रिपोर्ट जरूर चेक कर लेना, ठीक है। आज हमने आपको एंगल दिया आउटस्टैंडिंग के लिए, आज हमने आपको एंगल दिया आपकी रीजन वाइज सेल्स ट्रैकिंग के लिए, और कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट रीजन्स, कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट टाइम पीरियड्स फॉर द सेम लोकेशन, ठीक है। और फिर हमने आपको दिया कि उस एरिया के कितने ऑर्डर्स आउटस्टैंडिंग पड़े हैं, अभी कितना माल बिका वो ठीक है, कितना पैसा लेना है वो भी ठीक है, अभी उस एरिया के कितने ऑर्डर बाकी पड़े हैं हमारे पास, वो भी हमारे लिए एक अच्छी एनालिसिस हो सकती है, ठीक है। चलो सर।
थैंक यू फॉर योर टाइम। आज हम क्लास यहीं ओवर करेंगे। थैंक यू, कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। बाय।